गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक से एक एक एमसीक्यू, एक एक न्यूमेरिकल या जो भी उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो कर लें, लेकिन आपको और भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप तो आगे जाके नीट की भी कोचिंग लोगे, बायो वाले जो है, नॉन मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए ट्राई करोगे, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की अच्छे से। अभी से ही स्टार्ट कर दो सब कुछ। तो जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है फटाफट देखते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल। तो मीन्स ये एक सेल हमें गिवन है, तो ये इसका क्या हो गया, ईएमएफ 2.1 वोल्ट, विच गिव्स ए करंट ऑफ दिस 0.2 एम्पियर। तो आई मिल गया हमें कितना, 0.2 एम्पियर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला सोचेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होता है, R इज इक्वल टू E/V-1 इंटू कैपिटल R, ये फॉर्मूला होता है, या फिर E-V/I। अब इनमें से जो भी सही रहेगा वो हम इसमें पुट कर लेंगे। अब हमें EMF तो दे दिया, हमें R भी दे दिया कैपिटल R, और I भी दे दिया, बट हमें V नहीं दिया हुआ। तो कोई बात नहीं, V फाइंड आउट कर लेते हैं। V किसके इक्वल होता है, I इंटू R। ये V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है फॉर एक्सटर्नल सर्किट। I अब हमें कितना गिवन है, 0.2, और R कितना गिवन है हमें, 10। तो मतलब V अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो ये V की वैल्यू आ गई, बाकी सारी हमें गिवन ही है। तो फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, E कितना है, 2.1, V कितना है, EMF माइनस V फॉर्मूला था 2, अभी हमने फाइंड आउट की, E माइनस V अपॉन I, और I कितना है हमारे पास, 0.2। तो फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.1 अपॉन 0.2, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अक्रॉस ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor। वो कह रहा है एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये मैंने बना दिया, लेकिन इसका ऐसे समझ लो, ये ऐसा इरेगुलर सा सिलेंडर है कोई, मतलब जिसका एरिया हर जगह से क्या है, सेम नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो वो पूछ रहे कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें आपकी कौन सी, अब इसमें वन वर्ड है, ये एमसीक्यू नहीं है, तो इसमें आपकी कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, करंट। मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करंट है, करंट डेंसिटी है, या आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कुछ भी। तो ये सब एरिया के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज। सिर्फ कौन कांस्टेंट रहता है, करंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन क्या है, I and V आर रिस्पेक्टिवली द करंट एंड वोल्टेज इन ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R टू IV ग्राफ्स ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर गिवन इन दिस ग्राफ। देन आपको ये बताना है, ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है I और V के बीच में, और 2 टेम्परेचर के लिए T1 और T2। तो आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर रिलेशन क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, T1 ग्रेटर देन है T2 से, T1 लेस देन है T2 से, या T1 इज ट्वाइस ऑफ T2। तो अगर आप T1 के लिए देखो, I और V ग्राफ है ये, तो आपके पास अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहो फॉर T1, तो क्या वैल्यू आएगी, इसमें I जो है T1 के केस में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, कम। यानी इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I। तो V की वैल्यू कम है बच्चों, और I की वैल्यू ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस इसके लिए क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, ठीक है। बट T2 टेम्परेचर वाले ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो, तो इस केस में क्या है, I की वैल्यू कम है, V की वैल्यू ज़्यादा, मतलब आप इसको बोल सकते हो। तो इस केस में टेम्परेचर 2 के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इस केस में क्या हो गया, कम, और इस केस में ज़्यादा।
और मेटल वायर की यहाँ पर आपको बात कर रहा है, तो मेटल वायर के केस में तो क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो यानी कि T1 पे रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर भी कम है, और T2 पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर भी ज़्यादा है। टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा तभी तो रेजिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज। तो अगर R1 इज़ लेस देन R2 है तो इसका मतलब T1 भी लेस देन क्या होगा, T2। तो ये सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। In a potentiometer experiment, two cells of EMF E1 and E2 are used in series and in conjunction, and the balancing length is 58 centimeter. If polarity of E2 is reversed, then the balancing length becomes 29 centimeter, the ratio of E1 and E2. तो अगर वो बोल रहे हैं दोनों को सीरीज में लगाया है तो E1 प्लस E2 है ना, तब आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 58। आपको पता है EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आपने इसका पोटेंशियोमीटर का जो है एक्सपेरिमेंट भी किया है और टॉपिक भी पढ़ा है। और वो कह रहे हैं जब बैटरी रिवर्स कर दी, पोलैरिटी E2 की रिवर्स कर दी, तो जो अब नेट EMF सप्लाई हो रहा होगा वो कैसे सप्लाई हो रहा होगा, दोनों का माइनस करके, यानी E1 माइनस E2, और तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, 29। तो समझ रहे हो वैल्यू, E1 प्लस E2 मीन्स दोनों सेल, अब आपने दो सेल लगा रखे हैं सीरीज में, तो आपको पता है कैसे करते हैं, दोनों के EMF को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। EMF 1 प्लस EMF 2 हो गया 58। लेकिन अब दोनों है तो सीरीज में, लेकिन पोलैरिटी एक दूसरे से रिवर्स है, मीन्स इधर नेगेटिव पॉजिटिव है दूसरे का, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। और पहले वाले केस में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड है। तो इस केस में बस बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। तो 58/9 कितना हो गया, 2। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 2। बट आपको रेशो फाइंड आउट करनी है E1 और E2 के। तो हम क्या करेंगे, E1 बाई E2 बनाने के लिए इसमें से E2 को दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड, इधर से भी E2 को, इधर से भी E2 को, और सेम फिर ऊपर हो रहा है तो नीचे भी होगा। अब E2 से E2 कैंसिल, E2 से E2 कैंसिल, ऊपर भी E1 अपॉन E2 बच गया, नीचे भी E1 अपॉन E2, बट इसमें +1 बचेगा और इसमें -1। तो क्या बन गई इक्वेशन, E1 अपॉन E2 प्लस 1 अपॉन E1 अपॉन E2 -1 किसके इक्वल है, 2। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो आप इस पूरे को क्या अज्यूम कर लो, x। तो E1 अपॉन E2 को अगर x अज्यूम कर लिया तो क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा, क्या आंसर आएगा आपके पास, 2x, अरे मैं भूल गई क्या था, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इतना ही था, देख लेना अगर कुछ गलती होगी तो, कैलकुलेशन ही करनी है इसके बाद। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या रह गया, x प्लस 1। ठीक है, मतलब अपना बेसिक कंसेप्ट सही रखना, इक्वेशन में अगर कोई गलती होगी तो ये ध्यान से देख लेना। अब ये x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर x, और ये -2 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स 3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और x को हमने क्या अज्यूम किया था, E1 अपॉन E2, दैट मीन्स 3, और नीचे 1, यानी रेशो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास, थर्ड वाला, दैट मीन्स 3:1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट, 3 आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 60 वाट मीन सबकी पावर क्या होगी, सेम, 20 वाट 20 वाट 20 वाट आइडेंटिकल है। 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ऊपर से सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो करंट तो सेम होगा। द पावर ड्रॉन बाय देम, अब कई बच्चे इसमें कैलकुलेशन में लग जाएंगे, नहीं आपको जल्दी से जल्दी शॉर्टकट फटाफट देखना है। तो क्या होगी पावर सबकी 20 वाट, सबको सप्लाई सेम मिल रही है, सभी सेम पावर के हैं, ऊपर से सीरीज में है, करंट सेम है, तो सबकी जो पावर होगी सीधा आप 60 को 3 से डिवाइड कर दो, 20 वाट सब में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिख जाएगा। At 1000 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज फाउंड टू बी
4 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो गया आपका 1000 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 1000 माइनस 100 यानी कितना हो गया 1000। तो ये तो मैं लिख रही हूँ लेकिन आपको तो इतनी मतलब देर में देखते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद वो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो गया। मान लो इनिशियल जो रेजिस्टेंस था आर नोट वो था आर, और अब जो फाइनल रेजिस्टेंस हो गया आर डैश, इसको आर डैश मत लो, इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो था आर डैश, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो हो गया इसका 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4 आर डैश। तो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है अल्फा का फॉर्मूला? आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी वैल्यू पुट करने में। अब आर गिवन है 4 आर डैश, आर नोट गिवन है आर डैश, आर नोट किसके इक्वल है आर डैश, और डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था 1000। ठीक है, अब 4 आर डैश माइनस आर डैश मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगी बाद में। 3 आर डैश हो गया है ना, और डिवाइड में क्या है आर डैश इंटू 1000। आर डैश से आर डैश कैंसिल, ये क्या हो गया? ठीक है, यानी 3/1000 बच रहे हैं। ये इतना ध्यान रख लेंगे हम, आर डैश कुछ ऐसा नहीं है इसमें। और 3/1000 कितना हो जाएगा 0.003 पर डिग्री सेल्सियस। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। और कोई बच रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन और है, यही होगा लास्ट। चलो अब ये देखते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर। करंट गिवन है हमें कितना, ये बार बार नहीं लिखते हैं। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको I इतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब dq क्या हो गया I इंटू डी टी, और I की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, क्या हो गया 3t² प्लस 2t प्लस 5 इंटू डी टी। बट आपको चार्ज निकालना है 0 to 2, हाँ 0 to 2, तो आप समझ चुके हो। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा q, और इधर 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा 60 प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा आपके पास, अरे इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना, उल्टा कर दिया हमने। dq का इंटीग्रेशन होगा q 3, और 3 कांस्टेंट, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा t² का, और t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3। इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड होती है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। 2 और t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस 5, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2, 3 से 3, t³ प्लस t² प्लस 5t। अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं 0 to 2 सेकेंड, लिमिट पुट करनी है हमें। देखो 0 के लिए तो तुम्हें पता है वैल्यू क्या होगी 0 ही, तो सिर्फ 2 के लिए देख लो क्या आंसर आ रहा है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10, 8 और 4 कितने हो गए 12 प्लस 10 कितना आंसर हो गया अपने पास 22 कूलम। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे। बट आपको और भी प्रैक्टिस करनी है।